हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। ये भी एक बेसिक लेक्चर है। ये आपको समझने में मदद मिलेगी कि एथिक्स क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, एक बड़ी मज़ेदार बात हुई मेरे साथ। पिछले वीडियो में मैंने ये केस स्टडी आपको बताया था। कुछ लोगों का उस पर रिएक्शन आया, फीडबैक आया। बोला, अरे सर आपने क्या कर दिया क्लास में। मैंने कहा क्या हुआ भाई। बोले, आपने छोटी सी बात थी और आपने तो पकड़वा दिया बच्चे को, आपने तो उसको कर दिया, फ्रेंड था भाई वो। तो अब देखिए, यहाँ पर अभी भी मुझे लगा कि इस क्लास के बाद में भी वो जो दुविधा थी वो गई नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए शायद ये उसके लिए भी अच्छा था। आपको क्या लगता है, कोई चीटिंग से एक एग्ज़ाम पास करेगा तो क्या वो दूसरे एग्ज़ाम में फिर मेहनत करेगा? उसको तो लगेगा मैं चीटिंग से पास कर सकता हूँ। उस चीटिंग से वो पास करते हुए हो सकता है कोई बड़ा एग्ज़ाम भी पास कर ले, पर क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा लाइफ में? आप उसको चीटिंग करने से रोक रहे हैं, तो ये आपकी सिर्फ एथिकल और मॉरल ड्यूटी ही नहीं है, आप उसको हेल्प भी कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमें सिर्फ एथिक्स राइट और रॉन्ग नहीं बता रही है, हमें एक पाथ भी लाइफ का दे रही है, हम जो एथिक्स देखते हैं। फ्रेंड्स, कुछ मैं दो क्वेश्चंस यहां पर आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। ये मैंने आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो वो लिए हैं। देखिए, ये कोटेशन था जो कि 150 वर्ड्स का था, 10 नंबर का। अब ये देखिए, फॉल्सहुड टेक प्लेस ऑफ ट्रुथ। ठीक है, फॉल्सहुड टेक प्लेस ऑफ ट्रुथ व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। असत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है यदि उसका परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण हो। अरे फिर से कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन? ये अब तो भाई सत्य असत्य की बात हो रही थी, ट्रू फॉल्स की बात हो रही थी, राइट और रॉन्ग की बात हो रही थी, पर यहां तो जो फॉल्स है वो भी ट्रू बन गया। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? ये आपका क्वेश्चन है यूपीएससी का। अब क्या जवाब देंगे आप तो बोलेंगे नहीं नहीं, यहां तो हमें ये बताया सर ने कि भाई क्या सही है क्या गलत है, और जो सही है उसका हमें साथ देना है। पर यहां पर तो ये बोला गया कि क्या कोई ऐसी चीज भी है जो एक जगह ट्रू है दूसरी जगह फॉल्स है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। किसी बात को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्धारण करने में सही नियम यह नहीं है कि उसमें कोई बुराई है या नहीं, बल्कि यह है कि उसमें अच्छाई से अधिक बुराई है। समझे? ऐसे बहुत कम विषय होते हैं जो पूरी तरीके से बुरे या अच्छे होते हैं। लगभग सभी विषय, विशेषकर सरकारी नीति से संबंधित, अच्छाई और बुराई दोनों के अविच्छेदनीय योग होते हैं, मिले हुए होते हैं। उसमें सब जगह अच्छाई और बुराई होती है, ताकि इन दोनों के बीच प्रधानता के बारे में हमारे सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। और ये किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं बोला है, ये कोटेशन है अब्राहम लिंकन का। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कोटेशन है आपके एग्जाम में, यूपीएससी फाइनल, ठीक है ना, पेपर 4 में। द ट्रुथ रूल इन डिटर्मिनिंग टू embrace or reject anything is not whether it has any evil in it, but whether more evil than more good. ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, स्पेशली गवर्नमेंट पॉलिसी, इज एन इनसेपरेबल कंपाउंड ऑफ टू। तो यहां पर क्या बात करी जा रही है? यहां पर बात यह करी जा रही है, पहले उसमें अगर आप ये देख रहे हैं तो यहां पर यह बात करी जा रही है कि भाई एक चीज सही भी है गलत भी है, वो चीज सही हो सकती है वो चीज गलत हो सकती है। दूसरी बात यह करी जा रही है यहां पर कि जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से तौल पाएं किसी चीज को कि क्या सही है क्या गलत है।
दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। अब क्या हुआ? कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन आपने तो बोला था कि सर, आप बोलेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे पिछले वीडियो में कि हमारे कंफ्यूजन आप दूर कर देंगे, और आपने कंफ्यूजन दूर किया था। ऑल्दो किसी किसी को बाद में थोड़ा बहुत रह गया था, वो मैंने अभी बताया, कंफ्यूजन लोगों ने फीडबैक दिया। पर आज मैं देख रहा हूं कि ये तो नया कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हमने पेपर में पढ़ा था, हो सकता है आपको, अगर आपने पेपर पढ़े होते, अब मैंने आपसे बोला था कि आप सारे पेपर्स पढ़ लीजिए, तो आप ये जब 2 क्वेश्चन देखते तो आपको जरूर ये दिमाग में आना चाहिए कि जो हमें बताया गया था सर ने, वो तो सही नहीं था। यहां पर तो जो पूछा गया है वो तो कुछ अलग ही चीज पूछी गई है यहां पर, और अब्राहम लिंकन बोल रहे हैं। मैं कैसे डिनाई करूं, मैं कैसे सपोर्ट करूं, मैं इसका क्या आंसर करूं, मैं क्या लिखूं यहां पर 150 वर्ड्स में, मैं यहां पर क्या लिखूं 150 वर्ड्स में? अगेन, आंसर से जरूरी है कि आप उसका कंसेप्ट समझें। फ्रेंड्स, एथिक्स का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगेन मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ये जो आंसर है ना, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं यहां पर फ्रेंड्स, इसको, इन्हीं चीजों को समझने के लिए। ठीक है, आंसर इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, याद रखिए। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? क्या समझना पड़ेगा? वो वही चीज है जिसके लिए हम आए हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। तो यहां पर अब हम ये देखेंगे कि जो एथिक्स हैं ये बनते कैसे हैं। क्यों कंफ्यूजन क्यों हुआ? कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि ये जो चीज हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, उसमें ये पूछा गया कि वो चीज जो सत्य है वो असत्य हो गई, जो असत्य है वो सत्य हो गई, वो चीज वो शायद सत्य भी है, असत्य भी है, या दोनों का मिक्सचर है। अब जब इतना कंफ्यूजन है तो फिर मैं एक काम करता हूं, रुको दोस्तों, थोड़ा सा रुको। अब हम ये देखते हैं थोड़ा सा, और इसके बैक में जाते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो एथिक्स हैं ये बनते कैसे हैं। ठीक है, और ये आपको सीखना है, और आज हम यही चीज सीखेंगे जिससे हमारी ये जो और दुविधा बनी है वो दूर होगी और आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं, यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ये चीज सीखें, क्योंकि उन्होंने आपके सिलेबस में ये डाला है। तो वो ये चाहते हैं कि आप एथिक्स तो जाने ही, बट एथिक्स को आप बेसिक से जाने, स्क्रैच से जाने। आप ये जाने कि एथिक्स बनते कैसे हैं, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा एथिक्स में, तब आप एथिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और बात क्वेश्चंस की नहीं है, बात आपके जीवन की है। आप डिसीजन सही ले पाएंगे, आप सही या गलत में फैसला कर पाएंगे बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि यहां पर हम जो बिल्कुल चीर फाड़ कर रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेसिक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, क्या चीज है जिससे एथिक्स बन गए, ऐसी कौन सी चीज है। ये जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, जो मॉरल फिलोसफर्स हैं, जिनके नाम हम बार बार सुनते हैं, किसी के नाम बहुत टफ हैं, किसी के डिफिकल्ट हैं, जो विवेकानंद जी बोलते हैं, जो गांधी जी बोलते हैं, जो प्लेटो ने बोला, जो साहब एरिस्टोटल ने बोला, ये सारी चीजें आई कहां से और ये कैसा सोचते हैं। जब एक कोई फिलोसफर होता है, जब एक कोई रूल मेकर होता है, जब वो एक रूल बना रहा होता है, एक फिलॉसफी गढ़ रहा होता है, एक सही या गलत आपको बता रहा होता है सिद्धांत, तो वो कैसे सोचता है, कैसे करता है, क्या उसमें होता है। तो यहां पर देखिए 2 चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। एक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मॉरल थ्योरीज, सिद्धांत। थ्योरी क्या होते हैं? थ्योरी होता है सिद्धांत। तो जो मॉरल थ्योरी हैं, जो एथिकल थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, वो कैसे बनाए गए, जिनको आपको फॉलो करना है। आपको बता दिया गया कि साहब आपको ये जो फॉलो करना है ये आपको किस तरह से करना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ मॉरलिटी ऑफ ह्यूमन एक्ट।
आपको ये यहां पर दो चीजें आपको सीखनी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो थ्योरीज गढ़ने में, थ्योरी सिद्धांतों को बनाने में जो डिटर्मिनेंट्स हैं, और ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपके इंडिविजुअल आचरण में जो आपके सही और गलत बता रहे हैं। तो हम ये यहां पर देखेंगे, और लेट अस नाउ स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट। सर एसी बंद कर दें। ओके, सो नाउ विल सी डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। फ्रेंड्स, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने इस वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए और नोट्स को बाद में रिवाइज करिएगा। हो सकता है मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे हों, बट वो उसमें यह है कि आप उनको फिर से देखिएगा, जो पोर्शन नहीं समझ में आया जब आप नोट्स बना रहे हैं और जब आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो आप फिर से वो वीडियो का पोर्शन देखिएगा। तो अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मॉरल थ्योरीज। तो अब हम यहां पर सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं आपसे आज बोलूं, मैंने अभी आपको बिल्कुल कुछ नहीं बताया कि कैसे थ्योरीज बनती हैं, कुछ नहीं बताया। आप मुझे बस ये बताइए कि अगर मैं आज आपसे बोलूं कि भाई आपको एक लॉ बनाना है, एक रूल बनाना है, एक थ्योरी बनानी है, एक सही और गलत का सिद्धांत बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? तो उसका एक बड़ा बेसिक सा रूल है। देखिए, अगेन बहुत बेसिक चीजें हैं, सिंपल चीजें। अगर आप वो सिंपल चीजें समझ लें तो आपको परत दर परत सारी चीजें समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे, जो अभी टेक्निकल लग रहे थे, आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, वो बहुत आसान हो जाएंगे, यकीन मानिए। मैंने आपको ये बताया था और उसको मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बार बार आएगी एथिक्स में। वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स है वो आपकी लाइफ को अच्छा करना, बेटर बनाना, हैप्पी बनाना, आपको दुविधाओं से निकालना, ये होता है। तो ऐसी कोई चीज आप, फॉर एग्जाम्पल, अब आप किसी से बोलेंगे कि साहब चोरी करना अपराध क्यों है, बैंक लूटना अपराध क्यों है, इसको हम क्यों मना करें? भाई लूट ले, बैंक वालों ने अपने गार्ड्स रखे हैं, अगर कोई लूटने आएगा तो वो उससे लड़ेंगे, हम क्यों जाएं, हम क्यों बोलें कि ये चीज सही है या गलत है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप एक रूल बना रहे हैं, एथिकल रूल बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो लेट अस डिस्कस दिस बैंक वाला केस। अब आप ये बोलेंगे कि भाई ऐसा क्या है, देखो अगर मैं बैंक लूटना गलत बोलता हूं और उसका एक मॉरल एथिकल रूल बनाता हूं, जो कि बाद में जाके एक लॉ भी बन सकता है, क्योंकि वो एथिक्स है। मैंने आपको याद करिए मेटाफिजिक्स और वो बताया था कि किस तरह से नॉर्मेटिव और अप्लाइड एथिक्स, ये तीन चीजें बताई थी। अब आपने ये बोला कि देखिए एथिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो खुशी देना है, हैप्पीनेस देना है, दुविधाओं से निकालना है। अब जब आप बैंक लूटना अलाउ करते हैं किसी को, तो वो एक व्यक्ति जिसने बैंक लूटा वो तो खुश हो जाता है, उसके पास तो पैसा आ गया, एक झटके में बहुत सारा पैसा आ गया, करोड़पति लखपति बन गया वो। बट बहुत सारे लोग जिनका पैसा रखा था उस बैंक में, उनका पैसा चला गया, उनकी गाड़ी कमाई थी, उनकी मेहनत की कमाई थी। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि इस चीज में क्या हुआ, एक व्यक्ति या जो लुटेरे थे 5-10 जो भी थे वो तो खुश हो गए, पर वहां हजारों लाखों लोग जिनने बैंक में अपनी पूंजी रखी थी वो सब दुखी हो गए। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ज्यादा लोग दुखी हो रहे हैं और कम लोग हैं जो सुखी हो रहे हैं। तो ऑब्वियस है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को यहां पर यह रूल बनाना है, मॉरल रूल बनाना है, एथिकल रूल बनाना है कि भाई बैंक नहीं लूटो, बैंक लूटना गलत बात है। तो अब समझ में आया आपको? तो यहां पर हमने रूल कैसे बनाया, ज्यादातर लोगों की वेल बीइंग देखकर, खुशी देखकर यहां पर एक रूल बनाया। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि कोई एक बेसिस होता है जिसके बेसिस पे एक रूल या सिद्धांत गढ़ा जाता है। तो यहां पर हाउ थ्योरीज आर डिटरमिन्ड, हाउ थ्योरीज आर डिफरेंशिएटेड, ये दो चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब ये क्या हैं ये दो चीजें? एक तो आपको ये है कि भाई थ्योरीज कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है।
आपको ये समझ में आया कि भाई एक चीज है, मैंने ज्यादातर लोगों की खुशी देखी, मैंने ये देखा कि 10 लोग तो सुखी हो रहे हैं उस काम में, बट 1000 लोग दुखी हो रहे हैं, तो फिर मैं उन 1000 लोगों को देखूंगा। तो मैंने एक वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी देखा और एक रूल बना दिया। पर क्या हम, जो एक क्वेश्चन था, ठीक है, वो हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें, क्या दो थ्योरीज में हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, तो ये आपको देखना है। तो जब आप डिटर्मिनेंट्स देखते हैं तो डिटर्मिनेंट्स आप दो तरीके से देखते हैं, एक तो हाउ थ्योरीज आर डिटर्मिन्ड एंड हाउ थ्योरीज आर डिफरेंशिएटेड। आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम यहां पर थोड़ी सी एक चीज और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, और वो है कि ये मॉरल थ्योरीज होती क्या है। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लीजिए, बट आई एम श्योर अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको टू बी मोर क्लियर। व्हेन फिलोसफर्स एंगेज इन मॉरल थ्योरेटाइजिंग, जब जो फिलोसफर्स होते हैं, जो चिंतक होते हैं, जो विचारक होते हैं, वो लोग जो उस पर चिंतन कर रहे हैं, जब वो थ्योरेटाइजिंग करते हैं, वो किसी चीज को, जैसे अभी आपने किया एक बैंक लूटने के बारे में, आपने एक थ्योरी बनाई, तो आप भी एक फिलोसफर हैं। अब आप जब एक थ्योरी बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि वेरी ब्रॉडली दे आर अटेम्प्टिंग टू प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ मॉरलिटी। तो वो एक मॉरलिटी का, सही गलत का एक सिस्टमैटिक सिद्धांत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैंक वाले में आपने एक सही गलत का सिद्धांत बनाया कि भाई बैंक लूटना सही नहीं है, ये चीज करी। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक सिद्धांत बनाने की कोशिश करी जाती है, और ये नॉर्मेटिव सिस्टम है। नॉर्मेटिव सिस्टम, नॉर्मेटिव सिस्टम क्या होता है? नॉर्मेटिव सिस्टम, देखिए नॉर्मेटिव सिस्टम समझ लीजिए, एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा समझ लीजिए, और ये आप समझ लेंगे तो प्लीज लिख लीजिएगा, इसको रिपीट करिएगा और याद रखिएगा। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव सिस्टम क्या होता है, हम इसको और थोड़ा सा आगे भी जाके डिस्कस करेंगे, बट यहां पर चलिए यहीं कर लेते हैं इसको डिस्कस, ठीक है। और ओके, चलिए मैं आपको बताता हूं नॉर्मेटिव सिस्टम क्या होता है। जो नॉर्म्स बनाता है सही और गलत के, तो एक ये सिस्टम है जो आपको सही या गलत बता रहा है, नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है ना। हम इसको और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और देखते हैं दूसरा पॉइंट यहां पर। और क्या है, किसको हम मॉरल थ्योरीज बोल रहे हैं? मॉरल थ्योरीज हम बोल रहे हैं, मॉरल थ्योरीज हम थ्योरीज दैट प्ले सम काइंड ऑफ सिस्टमैटाइजिंग रोल इन वन फंक्शन इज टू एग्जामिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेवेंट टू मॉरलिटी एंड मॉरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये चीज तो हो गई डिस्कस। अकाउंट, गिव एन अकाउंट ऑफ राइट एक्शन। ओके, तो जो ये मॉरल थ्योरीज हैं वो ये है राइट एक्शन, सही गलत, ठीक है, ये वो चीज हो गई। और why something like an action or character trait has a particular moral quality such as rightness or virtuousness। तो क्यों ये थ्योरी सिर्फ आपको ये नहीं है, आपको जब आप थ्योरी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बैंक वाली थ्योरी बनाई, तो आप सिर्फ ये नहीं बोलते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है ये सही है, आपको उसमें why रीजनिंग भी करनी है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो मॉरल थ्योरी है इसमें दो चीजें हैं, एक वाई और एक व्हाट इज राइट एक्शन। तो ये दो चीजें, जब ये दो चीजें हैं तो वो मॉरल थ्योरी होती हैं। यूटिलिटेरियनिज्म, कैंटनिज्म, वर्च्यू थ्योरी, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको विल फाइंड लॉट ऑफ थ्योरीज। हम डिस्कस भी करेंगे, हम यहां पर आगे डिस्कस भी करेंगे जो अलग अलग थ्योरीज हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, उनके कारण क्या थे, व्हाई दे वर, सो व्हाट वाज राइट, व्हाट वाज रॉन्ग, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए, बेसिक समझ लीजिए, तो उन थ्योरीज को आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आप समझिए वो मक्खन हो जाएगा आपके लिए समझना, ठीक है, और आंसर करना भी आपको आ जाएगा। अब यहां पर आते हैं हम कि ये थ्योरीज
बनती कैसे हैं। अब अभी तक हमने जो समझा वो ये समझा कि ये थ्योरीज क्या हैं, व्हाट आर दीज थ्योरीज, ये थ्योरीज बनती कैसे हैं। तो इसके देखिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं थ्योरी बनाने के, ठीक है। कुछ हम 4-5 डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये थ्योरी बनती कैसे हैं। और उन थ्योरीज में फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम एक थ्योरी को दूसरे। क्यों? क्योंकि जब वो थ्योरी बनी है जिस चीज से, उसका जो बेस था वो अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस थ्योरी का बेस ये था, इस थ्योरी का बेस ये था। इसलिए अगर दोनों थ्योरी में क्या चीज अलग है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और दोनों थ्योरी का बेस क्या है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? ये इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। देखिए क्या है, एथिक्स नॉलेज है, ज्ञान है, सही और गलत है। तो अगर एथिक्स ज्ञान है, नॉलेज है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि नॉलेज बनती कैसे है, हम कोई चीज को ज्ञान मानते क्यों हैं, और उस स्टडी ऑफ नॉलेज को बोला जाता है एपिस्टेमोलॉजी। एक होता है मेटाफिजिक्स। मेटा शब्द का याद करिए, मैंने आपको एक अर्थ बताया था कि उससे बढ़ के जब हम बात करते हैं फिलॉसफिकल लेवल पे, इसको हिंदी में तत्व मीमांसा भी बोलते हैं या आध्यात्म विज्ञान भी बोलते हैं। जब हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स जो है वो बेसिकली व्हाट इज राइट, क्या सही है, क्यों ये दुनिया है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस दुनिया को क्यों बनाया गया, हमारा क्या कारण है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो जब आप बेसिक लेवल पे जाके चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, उसको मेटाफिजिक्स बोला जाता है, सिंपल, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे धार्मिक धर्म जो हमारे जवाब देते हैं, तो वो मेटाफिजिक्स के लेवल पे जवाब देते हैं। उसको हम लोग तत्व मीमांसा बोलते हैं या आध्यात्म विज्ञान बोलते हैं, कि जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, तो वो मेटाफिजिक्स होता है। तो उस मेटाफिजिक्स के लेवल पे जब आप सोचना शुरू करते हैं, तो वहां से कई चीजें आपको सही और गलत निकल के आती हैं, और उससे हमारे जो मॉरल थ्योरीज हैं वो बनती हैं, एथिकल थ्योरीज वो बनती हैं। तो देखिए दो चीजें हो गई, एक ज्ञान, हम इनको और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज होती है साइकोलॉजिकल, ओके, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए है। देखिए एथिक्स कभी भी जानवरों के लिए नहीं होता है, क्यों नहीं होता वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट एथिक्स बेसिकली हमने आपको जो पहली डेफिनेशन बताई थी उसमें ये बताया था कि जो इमोशनल क्रीचर्स हैं, दोज हु कैन अंडरस्टैंड, उनके लिए है। तो ये साइकोलॉजी का विषय है। सही गलत की बात कर रहे हैं, आप किसी को समझा रहे हैं कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो आप उसको साइकोलॉजी। तो जब हम साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके देखते हैं तो वो भी एक बेसिस बन जाता है थ्योरीज बनाने का, तो वो साइकोलॉजी बेस हो गया। दूसरा होता है वेलबींग कंसेप्ट। वेलबींग, जैसे अभी आपने किया था बैंक में, आपने देखा कि भाई ज्यादा लोगों की भलाई किस में है, तो वो आपने एक लोगों की वेलबींग देखी, ज्यादा लोगों की, और उससे आपने एक थ्योरी गढ़ी, ठीक है, कि भाई बैंक लूटना गलत बात है, इससे ज्यादा लोगों को दुख हो रहा है। और एक होता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यानी क्या सबसे अच्छा है, क्या सबसे अच्छा है। देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जब एथिक्स को आप नॉर्मेटिव साइंस बोलते हो, नॉर्मेटिव साइंस, तो ये सबसे अलग है। याद करिए मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में एक ये बताया था कि एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे सब्जेक्ट से अलग है। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो फ्यूचर की बात करता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप कोई भी उठा लीजिए, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं या आपके जो इकोनॉमी और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, वो सब या तो पास्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। आप उनसे चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम एथिक्स से चीजों को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, वो फ्यूचर की बात है, आपको क्या चीज कैसे करना चाहिए,
ठीक है, जब आप ये करते हैं तो आप एक आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए समाज, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो जब आप वो बातें करते हैं तो आइडियलिज्म बन जाता है और वहां से थ्योरी निकलना शुरू होती हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं जहां थ्योरी फॉर्म होती हैं, बट मेजर ये होते हैं, इनको आप समझ लीजिए तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा, आप सीख जाएंगे कि ये थ्योरी फॉर्म कैसे होती हैं, और इससे आपको उन सवालों के जवाब देना आसान हो जाएगा जो आपसे पूछे जाते हैं और जिसके आंसर आपको बुक्स में नहीं मिलते, किसी नोट्स में नहीं मिलते। तो फिर से मैं देखता हूं एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस, यानी आप जब नॉलेज को देखते हैं कि हाउ नॉलेज आर बीइंग फॉर्म्ड, तो नॉलेज का बेसिस क्या है, उस बेसिस पे हम देखते हैं कि जो नॉलेज हमारे को फॉर्म हुई क्या वो इन फॉर्म ऑफ एथिक्स आ सकती है, तो उससे मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजिकल। अब हम इनको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, यहां पे कोशिश करते हैं इनको और अच्छे से समझने की। अब हम आते हैं सबसे पहला एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस या थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिए। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि एथिक्स क्या है, एथिक्स नॉलेज है। ठीक है, ये ज्ञान है, क्या सही है या क्या गलत है, यही तो है एथिक्स, है कि नहीं। तो जब ये नॉलेज है तो हम देख रहे हैं कि भाई ये नॉलेज आई कहां से, क्योंकि जहां से आई है वहां से मैं देख लूंगा कि ये सही है कि गलत है। तो ये जो एपिस्टेमोलॉजी है वो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, और ये एक फिलॉसफी की ब्रांच होती है जो नॉलेज से होती है। एपिस्टेमोलॉजी ये होती है सब फील्ड फिलॉसफी, और इसमें और भी सब फील्ड हैं जिसमें एथिक्स भी एक है, एथिक्स, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, हम ये देखेंगे एपिस्टेमोलॉजी। तो जब हम नॉलेज की स्टडी करते हैं कि नॉलेज, एक मनुष्य को नॉलेज बनती कैसे है, किस तरह से आपको जो ज्ञान है, आप जो अभी समझ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो सब आप तक कैसे आ रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि फिर धीरे धीरे आप सही गलत, आप उसमें सारी चीजें, आप लॉजिक, रीजन, ये सब कुछ समझते चले जाते हैं। नॉलेज एंड इट्स सोर्सेज, स्ट्रक्चर, नेचर, फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम देखते हैं उसमें। एपिस्टेमोलॉजी एंड एथिक्स आर बोथ कंसर्न्ड विथ इवोल्यूशन, एथिक्स विच इवोल्यूशंस ऑफ कंडक्ट, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी विथ इवोल्यूशन ऑफ बिलीव्स। ठीक है, तो हम यहां पर कैसा हमारा कंडक्ट होना चाहिए, कैसी हमारी बिलीफ्स होनी चाहिए, ये सब कुछ निकल के आते हैं। एंड इसमें फिलोसफर्स जो हैं वो ये देखते हैं कि किस तरह की इवोल्यूशन है, किस तरह की जो नॉलेज निकल के आ रही है वो कैसे निकल के आ रही है अलग अलग। तो ये कुल मिला के एपिस्टेमोलॉजी है। अब इसको हम और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह के दो बेसिस होते हैं, यानी ये बोला गया है कि कोई भी नॉलेज, अब अभी तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ ये टॉपिक, ठीक है, अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल कर देता हूं, आपको बताता हूं। तो नॉलेज बेसिकली दो चीजों से, ओनली टू, दो तरीके से बनती है। ठीक है, बड़ा सिंपल है फिर तो। ये क्या है, इसमें यहां पे दो हैं सोर्स, क्या सोर्स हैं देखते हैं। ठीक है, विद दीज सोर्सेज दो थ्योरीज हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके सेंस एक्सपीरियंस, एक होते हैं आपके रैशनलिज्म, लॉजिक, रीजन। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो चीजें हैं, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, एम्पिरिकल और रैशनल, इसमें क्या डिफरेंस। एम्पिरिकल, एम्पिरिसिज्म जो आपके सेंस से आता है नॉलेज। ठीक है, मेरे घर में छोटे बच्चे, मेरे भाई के बेटा है, भतीजा, तो वो खेलता रहता था। तो मेरी मदर, उसकी दादी चाय पीती थी, तो वो आके चाय पे झपट्टा मारता था, आता था और चाय पे, वो दादी बहुत डरती थी कि ये जला लेगा हाथ, और उसको तो भाई खाने पीने की चीज़ दिखती थी और उसको लगता था मेरे को नहीं दे रही हैं दादी, और वो बिल्कुल आके चढ़ जाता था, हमला करता था आके चाय पे। दादी को लगता था कि ये चाय छू लेगा
तो इसको ये जल जाएगा। अब बार बार मना किया जाता था। एक बार दादी ने बोला मेरी वाइफ से कि ना थोड़ा कम गरम चाय देना, बहुत गरम मत दो। हमें लगा पता नहीं कुछ होगा, तो उन्होंने क्या किया, वो रख दिया कप वहाँ पे, और वो मेरा भतीजा आया और उसने हाथ लगाया उसको। ऑब्वियस था कि उसको गरम लगा। अब वो गरम लगा, वो सीख गया, उसके बाद नहीं आया वो। तो ये देखिए कहाँ से, दिस वॉज अ नॉलेज विच केम। तो ये क्या था, ये सेंस एक्सपीरियंस था। कई बार होता है हमें कि भाई कौन सी चीज मीठी है, खट्टी है, कई चीजें हमें अपने सेंस से समझ में आती हैं, उनको हम एम्फिरिज्म बोलते हैं। एम्फिरिज्म ये बोला जाता है कि हमारी जो नॉलेज है उसका बेस हमारा सेंस है। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उससे हम कोई चीज देखते हैं, समझते हैं और उससे अपनी नॉलेज का बेस बनाते हैं। एक दूसरी थ्योरी ये है कि साहब ये जो नॉलेज है ये रैशनलिज्म, ये लॉजिक, रीजन, ज्ञान, जब हम किसी चीज को ज्ञान से समझते हैं, लॉजिक से समझते हैं, तो वहां से, तो अब देखिए यहां पे दो चीजें हो गई। अब क्या है, अब इसको हम कैसे समझें, यहां पे देखिए, तो नॉलेज दो तरीके से आ रही है आपके पास, ठीक है। अब जो चीज मेरे सेंस से आ रही है वो चीज मेरी है, सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। हो सकता है कि मेरे सेंस से मेरे को जो चीज समझ में आई वो चीज मुझे अच्छी लगी और वही चीज आपको खराब लगी। तो अब आप ये मान लेंगे कि वो खराब है, मैं ये मानूंगा कि अच्छी है। अब कोई चीज तीखी है और मुझे तीखा खाना अच्छा लग रहा है तो मैं उसको अच्छा मानूंगा, पर आपको तीखा खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसे अच्छा नहीं मानेंगे। इसी तरीके से देखिए ये जो नॉलेज है ये कौन सी हुई, ये सब्जेक्टिव हुई, यानी वही चीज मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। अगर एथिक्स नॉलेज है और वो सेंसेस से निकल के आई है, एम्फिरिज्म, तो फिर वो सब्जेक्टिव होगा। वो एथिकल थ्योरीज भी सब्जेक्टिव होंगी। आपके लिए सही है वो मेरे लिए सही हो जरूरी नहीं है। बट अगर कोई चीज लॉजिक से निकल के आती है तो वो आपके लिए भी सही है, मेरे लिए भी सही है, क्योंकि वो लॉजिक से निकल के आई है कि भाई ये चीज आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। ये एक लॉजिक है, क्योंकि वहां पे आग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वो सबके लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो जो लॉजिक से निकल के आती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, नॉर्मेटिव होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होती हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ऑब्जेक्टिव होती हैं, तो ऑब्जेक्टिव चीजें कौन सी हैं, जो रीजन से निकल के आई हैं, लॉजिक से निकल के आई हैं। अब अगर मैं ये देखूं कि कोई थ्योरी है, अब मैं आपसे अगर ये बोल दूं कि साहब कोई थ्योरी है, लेट्स सपोज कांट या कोई एक फिलोसफर हैं XYZ, वो मैं उनसे आपसे बोलूं कि वो रैशनलिस्ट हैं, तो उनकी जो एथिकल थ्योरी होगी वो किस तरह की होगी, वो ऑब्जेक्टिव होगी, यूनिवर्सल होगी, सबके लिए बराबर होगी। पर मैं ये बोलूं कि नहीं नहीं, वो जो फिलोसफर है वो एम्फिरिसिस्ट है, तो फिर आपको यह समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं, इनकी जो थ्योरी होगी वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, वो सब्जेक्टिव होगी। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे कि क्यों दो थ्योरी अलग अलग हैं। आप याद करिए, एक क्वेश्चन पूछा था यहां पर, अगर आप देखेंगे जो पहला वाला था, जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि कौन सी चीज है जो सही भी है गलत भी है यहां पर, या कौन सी चीज है जो कभी सही है कभी गलत है। ये सारी चीजें उस पर डिपेंड कर रही हैं कि ये जो थ्योरी है, जो एथिक्स है, ये आया कहां से है, ये किधर से निकल के आया, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि क्यों ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में डाला गया। ये इसलिए डाला गया कि आप समझें इससे कि जो एथिक्स का जो बेसिस है वो क्या है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसको हम आगे की, एम्फिरिज्म इज अ फिलोसॉफिकल थ्योरी that says human knowledge comes from predominantly from experience, ठीक है। In empiricism knowledge is spoken as
पोस्टरी और फ्रॉम द लेटर मीनिंग गेन्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ये डिस्कस हो गया, मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चीज है। और बढ़ते हैं, और मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है, कि किस तरह से बच्चे को ये बता दिया गया कि ये गर्म है, तो यहां पर ये देख लिया। तो जो बच्चे होते हैं, एम्फेरिसिस्ट क्या बोलते हैं, ये बच्चे कैसे सीखते हैं, जो एम्फेरिसिस्ट थ्योरीज जो होते हैं, जो एम्फेरिकल थ्योरीज बनाते हैं, वो ये बताते हैं कि ये एक्सपीरियंस से आ रहा है, ठीक है, सारी चीजें हम जो सीख रहे हैं। तो इसी तरीके से जो इनकी थ्योरीज होती हैं, इनके जो एथिकल थ्योरीज होती हैं, वो भी कैसी होती हैं, वो भी सब्जेक्टिव इन नेचर होती हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा और अगर हम इनकी थ्योरीज को समझना चाहें क्या है। देखिए, एक ऑब्जर्वेशन कभी आपको अच्छा लग रहा है, कभी खराब लग रहा है। जब बचपन में हम कोई चीज खाते हैं तो हमें वो कड़वी लगती है या तीखी लगती है, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसमें हमें स्वाद आने लगता है, ठीक है, हमें तीखा अच्छा लगने लगता है। तो क्या हुआ, वही ऑब्जर्वेशन आपको एक टाइम में अच्छा लग रहा है, एक टाइम में खराब लग रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि आपकी जो नॉलेज है वो चेंज हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी नॉलेज चेंज हो रही है। अगर आपकी नॉलेज चेंज हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जो आपकी एथिक्स है वो भी चेंज हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि क्या हमारे एथिक्स बदलते हैं। इनफैक्ट आपने ध्यान दिया, जो आपका जो क्वेश्चन था, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, वो क्या था, देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन था, कौन सी चीज है जो ट्रू है या फॉल्स है, क्या चेंज भी हो सकती है, वही चीज कभी ट्रू है, वही चीज कभी फॉल्स है। देखिए यहां वही तो क्वेश्चन है, इस तरह से। तो अब आपको यह समझ में आ रहा है कि जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो कैसे कर रहे हैं आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी थ्योरी है वो थ्योरी कहां से निकल के आई है, हमारे ऑब्जर्वेशन से निकल के आई है, ठीक है, एम्फेरिकल है, तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्टिव है और वो चेंज हो रही है। बट अगर वो थ्योरी हमारे रैशनल बेसिस से निकल के आई है तो वो यूनिवर्सल है, सबके लिए सही है और चेंज नहीं होगी। भाई, जो हमारे फिजिक्स के लॉज होते हैं, जो हमारे केमिस्ट्री के लॉज होते हैं, वो लॉजिक से निकल के आते हैं, डिडक्शन से निकल के आते हैं, तो वो चेंज नहीं होते। ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इंग्लैंड में जाएंगे वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यूएसए में जाएंगे वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि उसको प्रूव किया गया लॉजिकली। तो अगर इस तरह से कोई लॉजिक से थ्योरी बनाई गई है एथिक्स, वो चेंज नहीं होगी। बट कोई थ्योरी है जो एक्सपीरियंस, तो अब आप देख रहे हैं यहां पे कि अब मैं ये देख रहा हूं कि वो थ्योरी बनी कैसे थी, मॉरल थ्योरी, उससे उसका नेचर समझ में आता है यहां पे। अब देखिए क्या होते हैं दो लोग, हाँ एक और चीज हो सकती है कि मैंने आपको अभी क्या बताया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका ऑब्जर्वेशन बदल रहा है। पर दोस्तों एक और चीज होती है, वही चीज आपके लिए अच्छी है, वही चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है ना। आप कहीं पर बैठे हुए हैं, आपको गर्मी लग रही है, आपके फ्रेंड को सर्दी लग रही है, तो आपके दोनों के जो एक्सपीरियंस हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। आपको एसी की आदत नहीं है, आपको ठंड लग रही है, आपके फ्रेंड को गर्मी लग रही है, वो शायद कहीं ऐसे जगह से आया है जहां वो ठंडा मौसम रहता है, ठीक है, तो उसको आदत है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हम दो लोगों के ऑब्जर्वेशन एक ही चीज में अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब उनके ऑब्जर्वेशन अलग अलग हैं तो ये चीज हो गई सब्जेक्टिव। तो कोई भी चीज जो हमारे ऑब्जर्वेशन से बन रही है वो सब्जेक्टिव है, वो चेंज हो रही है, और वही चीज सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो यहां जो एथिक्स हैं, जिनका बेस नॉलेज है और वो नॉलेज ऑब्जर्वेशन से आई है, तो वो एथिकल थ्योरी भी सब्जेक्टिव होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया,
ठीक है, इस तरह से मैं आपको बताता हूं। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, एक फिलोसोफर हैं, इनको हम पढ़ेंगे भी, और ये बोलते हैं कि जो हमारे नॉलेज है वो इंफेरिकल ऑब्जर्वेशन से आती है, ठीक है, और रीजनिंग से हम उसको समझते हैं। तो अब मैं आपको बड़ी छोटी सी चीज बता देता हूं कि जब मैं आपको मिल की थ्योरी पढ़ाऊंगा एथिक्स में, तो उनकी थ्योरी क्या होगी आप समझ सकते हैं कि उनकी थ्योरी कहां से आ रही है, इंफेरिकल, यानी, और वो कैसे कर रहे हैं, रीजनिंग, एंड बाय रीजनिंग दैट प्लेस ऑन ग्राउंड्स ऑफ सच ऑब्जर्वेशन। वो देख तो रहे हैं बट रीजनिंग। तो अब आपको यह समझ में आएगा कि उनकी थ्योरी किस तरह की होगी। चलते हैं आगे, इसमें यहां पे अब आपको यह समझ में आ रहा है। रैशनलिज्म पे हम जाते हैं, ठीक है, यहां पे रैशनलिज्म, चीफ सोर्स क्या होता है रैशनलिज्म का, वो होता है टेस्ट ऑफ नॉलेज। टेस्ट ऑफ नॉलेज है, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि नॉलेज बनी कैसे है, रैशनलिज्म लॉजिक से बनी है। और ये लोग कैसे करते हैं कि हर चीज का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, रैशनल, ठीक है, और ये रैशनल प्रिंसिपल्स भी एथिक्स में होते हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि ये लॉजिक से बने हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये यूनिवर्सल हैं, ये चेंज नहीं होते। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि एथिक्स चेंज भी हो सकते हैं। एक एथिक दो लोगों के लिए एक ही चीज अलग अलग भी हो सकती है, आपके लिए वो सही है, मेरे लिए सही नहीं है। एक चीज है, हम देख सकते हैं कि वो डिग्री में भी हो सकती है, कि जरूरी नहीं है कि वो चीज पूरी राइट हो या पूरी रॉन्ग हो, वो थोड़ा सा बीच में भी हो सकती है। और याद करिए, जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा था, अब्राहम लिंकन का जो कोटेशन था, वो यही बोल रहा था कि जरूरी नहीं है। उन्होंने ये बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादातर चीजें ऐसी ही होती हैं, वो ना तो पूरी सही होती हैं ना पूरी गलत होती हैं, उसमें बीच में होती है। आपको देखना पड़ता है कि वो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारा बेसिस है एथिक्स का, वो है जो उस तरह का है जिसमें ना तो पूरा राइट है पूरा रॉन्ग है, तो उसकी थ्योरी भी वैसी है, इस तरह से। तो अब हम यहां रैशनलिज्म की क्या कर रहे हैं कि जो रैशनलिज्म है, जो रैशनल रूल्स होते हैं, वो पूरी तरीके से आप देखेंगे कि नॉन चेंजेबल होते हैं। जैसे कैंट का, अब कैंट का जो थ्योरी है वो रैशनलिस्ट है, तो अब मैं आपको बता सकता हूं कि रैशनलिज्म जो उनकी एथिकल थ्योरी होगी वो किस तरह की होगी। अब आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो इमैनुअल कैंट का जो थ्योरी होगा, इनको भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो आप देखेंगे तो जो इनकी जो थ्योरी है वो यूनिवर्सल है, ऑब्जेक्टिव है, चेंज नहीं हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं यहां पे कि जो थ्योरीज हैं वो आती। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, मेटाफिजिक्स, कि कैसे मेटाफिजिक्स से, मेटाफिजिक्स याद करिए क्या बताया था मैंने आपको, मेटाफिजिक्स क्या है। मेटाफिजिक्स जब हम रियल क्या है, सच क्या है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इस दुनिया में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों है हम यहां पे। जब हम उसकी बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज रियल, फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है इस जीवन की, जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, तो वो जो उससे जो निकल के आता है वो हमारा बेसिस ऑफ नॉलेज बनता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एथिक्स की दुनिया में या एथिक्स की थ्योरियों में चेंज आया। देखिए, एक क्या हुआ, इसको एक बोला जाता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है, ये यूरोप में हुआ 17th और 18th सेंचुरी में, पुनर्जागरण, एनलाइटनमेंट, इस तरह के बहुत सारी चीजें हुई, तो उससे हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई। तो ये जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट था, उससे पहले बहुत सारी चीजें धार्मिक उसके रीजंस हुआ करते थे, ठीक है। सडनली जो रेनेसां हुआ, जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें लॉजिक पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं कि जो थ्योरी है
मॉरल थ्योरी जो 17th और वेस्टर्न थ्योरी की बात कर रहा हूं। हम यहां वेस्ट की बात कई बार इसलिए भी करते हैं कि जो बेसिकली एथिक्स का जो कंसेप्ट है वो वेस्टर्न है। हम इंडियन फिलोसफर्स को भी पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है, हम उनको भी पढ़ेंगे और उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर थोड़ा सा हम वेस्ट की इसलिए बात करते हैं कि ये जो एथिकल कंसेप्ट है ये थोड़ा वेस्टर्न है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे इंडियन और उसमें तो हम थोड़ा सा फर्क भी देखेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। बट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न थ्योरीज हैं जो 17th और 18th सेंचुरी के पहले की हैं, तो वो देखिए बहुत ज़्यादा सेंसुअल हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं, क्योंकि उस समय लॉजिक पे फोकस नहीं किया जाता था। और जब रेनेसां हुआ, एज ऑफ एनलाइटनमेंट हुआ, तो लॉजिक पे बहुत, साइंस पे बहुत ध्यान दिया जाने लगा। और आज आप देखेंगे कि आज के जो थ्योरिस्ट हैं, जो वेस्टर्न थ्योरिस्ट हैं, जो बात करते हैं एथिक्स पे, तो वो ज़्यादातर यूनिवर्सल थ्योरीज पे बात करते हैं, वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव थ्योरीज पे बात करते हैं। और उसका कारण ये है कि जो हम वहाँ पर समाज में जो बात हो रही थी वो ये थी कि पहले एनलाइटनमेंट से पहले या रेनेसां से पहले, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जो बात करी जाती थी वो धार्मिक होती थी, स्पिरिचुअल इन नेचर होती थी, सब्जेक्टिव इन नेचर होती थी। तो ये आप देख सकते हैं। और आते हैं हम, तो यही जो पोस्ट रेनेसेंस है, रेनेसां है, ये बेसिकली लॉजिक और साइंस की बात हो रही थी, ठीक है ना। इससे पहले रिलीजन की बात हो रही थी। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जो बेसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग है, हमारी जो सोच का तरीका है, उसमें बदलाव हुआ। और जब उसमें बदलाव होता है तो जो हमारी एथिकल थ्योरीज होती हैं वो भी बदल जाती हैं। दोस्तों, आप और हम भी आज एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आती जा रही है, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बदल रही है, हमारे सोचने के तरीके को भी बदल रही है। और जिस तरह से 17th और 18th सेंचुरी ने लॉजिक आया था और वो लॉजिक और साइंस ने मनुष्य के सोचने के तरीके, बेसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग बदले थे, इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें आज हैं जो आज बदल रही हैं। तो आज यहां पर हम देखते हैं कि एथिक्स जो कि पहले स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हुआ करता था, वो एक लॉजिकल एस्पेक्ट बन गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या देखना है, अब इससे क्या समझना है, इससे यह समझना है कि आप ये देखिए कि ये थ्योरी कब गढ़ी गई थी, इसका बेसिस क्या था। क्या ये 17th 18th सेंचुरी के पहले की, तो आप देखेंगे कि वो सब्जेक्टिव इन नेचर होगी, ठीक है। अगर वो आप देखेंगे तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी उसमें, अगर आज की थ्योरी है, रीसेंट जो हमारे कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट हैं, तो आप देखेंगे वहां लॉजिक की काफी बात करी जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे, ऑल्दो ये रूल नहीं है, जरूरी नहीं है, आज भी बहुत सारी जगह सब्जेक्टिविटी पे बात करी जाती है। बट अगेन आपको यह देखना है कि बेसिक बेसिस क्या है वहां पे। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इसी में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आपको देखिए, जब लॉजिक पे बात होने लगी वेस्टर्न कंट्रीज पे, और सडनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया वहां पे, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि जो चीज पहले कम बनती थी वो चीज फैक्ट्री में बनने लगी। तो जो कपड़ा पहले एक व्यक्ति घर में बनाता था वो फैक्ट्री में बनने लगा, तो बहुत सारा कपड़ा हो गया मार्केट में। तो जो पहले एक व्यक्ति एक कपड़ा रखता था, आज उसके पास 10-10 कपड़े हो गए, 10 शर्ट्स हो गई, 10 पैंट्स हो गई। तो यहां पर मटीरियलिज्म आ गया। अब जब ये मटीरियलिज्म आया तो मटीरियलिज्म ने हमारी दुनिया को चेंज किया। इसी तरीके से लॉजिक ने हमारी दुनिया को चेंज किया। अब जो लॉजिक ने जो चेंज किया, उससे हमें क्या चीज समझ में आई, उससे हमें यह चीज समझ में आई कि जिसका नाम था रैशनल इगोइज्म। रैशनल इगोइज्म क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सेकुलर एथिक्स। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स दोस्तों, एक ये बड़ा शब्द है। और ये क्या चीज है, यहां पर क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि एक मटीरियलिस्टिक दुनिया हो गई, मार्केटिंग की दुनिया हो गई, ठीक है ना। तो मटीरियल डेवलपमेंट की तरफ ये दुनिया जाने लगी, ठीक है ना। तो लोगों ने ये बोला कि भाई मनुष्य क्या है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बेसिकली
जिसको हम बोल सकते हैं सेल्फिश है, ठीक है, यानी मनुष्य अपने विषय में सोचता है। आप जो सोचते हैं, देखिए क्या है, जब आप फॉर एग्जाम्पल आप एक अपने घर में एक डॉग को लेके आते हैं, पेट डॉग, बट डॉग का बाय नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, तो कई बार वो डॉग किसी को गलती से उसका मुंह लग जाता है, काट लेता है, तो आप ये नहीं बोलते कि इसने अपराध कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक नेचर काटना था, तो उसने अगर गलती से काट लिया तो आप ये नहीं बोलेंगे कि उसने अपराध किया, बट हां आप ये बोलेंगे कि चलो भाई इसको कोशिश करो कि अगली बार ये नहीं काटे। तो आप ये देखेंगे कि किसी का जो बेसिक नेचर है आप उस पर ही थ्योरी बना सकते हैं एथिक्स की, उसको बेसिक नेचर को नहीं चेंज कर सकते। जब ये लॉजिक आया तो उससे निकल के आया सेकुलर एथिक्स। सेकुलर एथिक्स यानी हम रिलीजन को हटा देते हैं, हम लॉजिक को ले आते हैं और लॉजिक से हम एथिक्स बनाते हैं। हम जिसको हम बोलते हैं ना कि रिलीजन का क्या बेस है? रिलीजन का बेस है आपका कि आप क्या चीज आपको सही लगती है, गलत लगती है, ठीक है ना। वहां लॉजिक का बेस उतना नहीं होता है। तो आप जब लॉजिक को लेके आते हैं तो आप वहां से जो रिलीजन, जो 17th 18th सेंचुरी में लॉजिक आया, ठीक है ना, रीजनिंग आ गई पोस्ट रेनेसेंस, तो वहां पर आप ये देखने लगे कि एथिक्स में भी आपको लॉजिक लाना पड़ा। अब लॉजिक जब आप लाते हैं तो एथिक्स क्या हो रहा है? जैसे यहां पर मटीरियलिज्म। अब मटीरियलिज्म में अगर आपने एक नाम सुना होगा, इनकी एक बहुत बुक है फेमस, एन रैंड, फाउंटेन हेड करके एक बुक है, उन्होंने एक थ्योरी दी रैशनल इगोइज्म या रैशनल सेल्फिशनेस। मनुष्य एक सेल्फिश प्राणी है, तो हम उसकी सेल्फिशनेस को नहीं हटा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल सेल्फिश हो तुम तो कल से साधु बन जाओ। कोई, हम सेल्फिश हैं, हम अपना देखते हैं, हमारे लिए हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारे बच्चे इंपॉर्टेंट है, हमारे माँ बाप इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए हम इंपॉर्टेंट हैं, तो हम वहां से चालू करते हैं ना। अगर कल को कोई संकट मेरी फैमिली पे, मेरे माँ बाप पे, मेरे नियर एंड डियर पे आएगा तो मैं उनको बचाने की कोशिश करूंगा। क्यों बचाने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि वो मेरे अपने हैं। तो जो मैं अपने लिए कर रहा हूं तो वो मैं सेल्फिशनेस में आके कर रहा हूं। तो यहां पर ये बोला गया, तो यहां पर ये बोला गया कि जो एथिक्स हैं वो रैशनल सेल्फिशनेस से आने चाहिए, यानी उसमें भी लॉजिक होना चाहिए। हर चीज बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं कर सकते, बट आप यहां पर आपको सेल्फिश रैशनल बनना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यहां पे मेटाफिजिक्स की बात हो रही है, क्या चीज है, क्या चीज सही है, एक मनुष्य किस तरह का प्राणी है। तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि मेटाफिजिक्स की बात हो रही है और ये जो रैशनल ईगोइज्म है ये बात करता है मनुष्य के सेल्फिश होने पे, तो अब आप ये समझ जाएंगे कि ये थ्योरी किस तरह की होगी। हम ये पढ़ेंगे आगे जाके इसमें कि ये किस तरह की थ्योरी है, बट आपको आज ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह की थ्योरी होगी। तो यहां पर अब समझ में आ गया आपको। अब दूसरी एक और चीज होती है आइडियल वर्ल्ड, जिसपे गांधी जी ने काफी बात करी, ठीक है ना, ग्राम स्वराज। तो एक परिकल्पना है गांधी जी की ग्राम स्वराज की, कैसा हमारे गांव को होना चाहिए, कैसा हमारे यहां राम राज्य कैसा होना चाहिए, ग्राम स्वराज कैसा होना चाहिए। तो गांधी जी ने एक परिकल्पना की आइडियल वर्ल्ड की, कि इस तरह से हमारे देश में होना चाहिए। हम हर चीज वेस्टर्न फॉलो नहीं कर सकते, हम हर चीज वो नहीं कर सकते जो इंग्लैंड में हो रही है वो हमारे यहां भी होने लगे। गांधी जी ने बोला हमारे यहां हमें गांव को ध्यान देना पड़ेगा कि गांव में होता क्या है, किस तरह से गांव में लोग रहते हैं, किस तरह से। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहां पर गांधी जी का एक एग्जाम्पल है, उन्होंने तो कई बार जो थ्योरीज आती हैं, जो गांधी जी की जो थ्योरीज थी उसमें सत्य की बात कही गई थी, अहिंसा की बात करी गई थी, एंड एंड्स एंड मीन्स की बात करी गई थी। गांधी जी का यह मानना था कि आपको क्या मिल रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो कैसे मिल रहा है, हम किस तरह से आजादी लेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजादी लेने से। इस तरह से वो हर चीज में उन्होंने बोला कि एंड एंड मीन्स की बात करी।
तो अगर आप देखेंगे कि सत्य की बात करी गई, अहिंसा की बात करी गई, इसी तरीके से जैसे देखिए कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, जिसको मार्क्सिस्ट फिलॉसफी बोला जाता है, उन्होंने भी एक आइडियल वर्ल्ड की गणना करी कि भाई क्या होता है मार्क्सिस्ट ये होता है कि जो क्लास स्ट्रगल है, अगर आप देखेंगे जो क्लास स्ट्रगल है, ठीक है, वो क्लास स्ट्रगल गलत है। क्लास होती है सोसाइटीज में, क्लास का क्या मतलब होता है, क्लास सोसाइटीज यानी एक मालिक हैं, एक वर्कर हैं, एक लेबरर्स हैं, तो ये अलग अलग हैं, सब मनुष्य हैं, तो वो मालिक क्यों है, ये लेबर क्यों है, ये गलत है। तो कोई भी चीज जो उसको प्रमोट कर रही है तो वो तो एक आइडियल वर्ल्ड बना नहीं रही है। इसी तरीके से गांधी जी ने बोला कि अहिंसा और सत्य होना बहुत जरूरी है सोसाइटी में। अब देखिए, अब जो भी गांधी जी की थ्योरी आएगी एथिक्स की, वो किस चीज को प्रमोट करेगी, वो करेगी सत्य और अहिंसा को। तो कोई भी चीज जो सत्य और अहिंसा को कम कर रही है गांधी जी के लिए, वो इमोरल हो जाएगा, ठीक है, वो इमोरल हो जाएगा। कोई भी चीज जो क्लास का डिवीजन बढ़ा रही है, वो कार्ल मार्क्स के लिए इमोरल हो जाएगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। आपने सुना होगा कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो धर्म के खिलाफ होते हैं, ठीक है, धर्म के क्यों खिलाफ होते हैं, क्योंकि मार्क्स को बोलना है कि ये जो क्लास का सिस्टम है वो खराब है। तो कोई भी चीज जो क्लास सिस्टम को बढ़ाती है कि एक मालिक है, ये उनका ये मानना था कि धर्म इसको बढ़ावा देता है, धर्म इसको बढ़ावा देता है तो धर्म इमोरल है, ठीक है। पर गांधी जी ने ये बोला नहीं, धर्म मॉरल है, अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि इससे आदमी को अपने अंदर के सत्य और अहिंसा को पहचानने में मदद मिलती है। तो आप देखेंगे कि कहां से एथिक्स आ रहे हैं। ये आइडियल वर्ल्ड, हमारा एक आइडियल वर्ल्ड किस तरह का है, हम किस तरह के वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं कि हमारा इस तरह का जीवन होना चाहिए, इस तरह की दुनिया होना चाहिए। जब वो होती है तो उससे हमारी जो थ्योरीज हैं वो निकल के आती हैं। तो अब आपको ये समझ में आया होगा। अब यहां पर हम एक और चीज करते हैं, वेल बीइंग, ठीक है। देखिए वेल बीइंग का क्या होता है, ये वेल बीइंग आप थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पे, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, इनको थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं। अब यहां पर देखिए वेल बीइंग की थ्योरी क्या होती है। वेल बीइंग यह बोला जाता है कि मनुष्य के बहुत सारे वेल बीइंग, फिजिकल वेल बीइंग, हमें फिजिकल सब अच्छे से होना चाहिए, इकोनॉमिक वेल बीइंग, सोशल वेल बीइंग, डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज, इमोशनल वेल बीइंग, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, लाइफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सेटिस्फैक्शन, इंगेजिंग इन एक्टिविटीज, इनकी बात करी जाती है। तो वेल बीइंग हमें कैसा अच्छा होना चाहिए, इनकी बात करी जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप बैंक लूटने को गलत क्यों मानते हैं, क्योंकि आप इसलिए मानते हैं कि ये इकोनॉमिक वेल बीइंग कुछ लोगों के लिए तो अच्छी है, पर वो बहुत कम है जिन्होंने बैंक लूटा। बहुत सारे लोगों के लिए ये इकोनॉमिक वेलबींग का निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो संपत्ति है वो चली जाएगी। तो अगर मैं ये मानता हूं कि सबको इकोनॉमिक वेलबींग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो फिर बैंक लूटना गलत है, इमोरल है। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर यह देखा जाता है कि किस तरह से वेलबींग हमारी थ्योरीज बनाते हैं। अब देखिए यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ह्यूमन एक्ट, ठीक है, ह्यूमन एक्ट किस तरह का है और क्या होता है, क्या चीज मॉरल, इमॉरल, नॉन मॉरल, ठीक है। ये मॉरल, अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं तो यहां पर देखिए क्या चीज हो रही है। अगर मैं मॉरल यानी सही, राइट, एथिकली राइट, इमॉरल एथिकली रॉन्ग, नॉन मॉरल, दैट मीन्स इट इज नॉर राइट नॉर रॉन्ग, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जो मॉरल न्यूट्रल है। अब देखिए यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, प्लीज इसको आप फिर से देखिएगा इस वीडियो के इस हिस्से को, अगर आपको जरूरत पड़े तो, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा यहां पे कि किस तरह से हम
डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल थ्योरी हो रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हम मॉरल, इमॉरल एंड नॉन मॉरल। तो इससे हमें यह भी समझ में आएगा कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो किसी चीज को एथिकल बनाते हैं और कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो किसी चीज को अनएथिकल बनाते हैं। वही चीज एक जगह एथिकल है, एक जगह इनएथिकल, सेम चीज, एक जगह मॉरल है, एक जगह इमॉरल है और एक जगह नॉन मॉरल है, ठीक है। क्या हमारे इंटेंशंस, हम क्या सोच के वो चीज कर रहे हैं, उससे भी वो चीज मॉरल बन जाती है, इमॉरल बन जाती है, नॉन मॉरल बन जाती है, ठीक है। क्या इमॉरल, अगर कोई चीज गलत है तो वो थोड़ी गलत है या ज्यादा गलत है, ये भी बन सकता है उससे। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है तो वो इसी तरीके का पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि भाई कई बार चीजें ना तो गलत होती हैं ना सही होती हैं। तो अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, और ये आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स तब होता है जब आपके पास चॉइसेस हो, आपके पास चॉइस हो करने के लिए, ठीक है। हमने जब एथिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें यह पढ़ा था चॉइस होनी चाहिए आपके पास। अब क्या होता है, कोई चीज मॉरल है या इमॉरल है, यह उस पर डिपेंड करता है कि उसके सर्कमस्टांसेस कैसे थे, ठीक है ना। सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या हुआ कि भाई लेट्स सपोज कि आप एक मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूं कि हत्या करना मॉरल है या इमॉरल है, सही है या गलत है, बताइए। ऑब्वियसली हत्या करना गलत है आप बोलेंगे। पर जब आप आर्मी में होते हैं, जवान होते हैं, फौजी होते हैं और युद्ध के लिए जाते हैं और वहां पर दुश्मन आते हैं तो आप उन पर गोली चलाते हैं, उनकी हत्या ही करते हैं, पर आप एक वीर सैनिक हो जाते हैं, ठीक है। आत्महत्या करना सही है गलत है, गलत है। बट जब आप फौजी हैं तो आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और वीरता का प्रमाण दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, दोनों एक ही कार्य हैं, बट आप जब किसी सोसाइटी में आते हैं, यहां पर आते हैं, सोसाइटी में आते हैं और किसी को मार देते हैं तो वो इमॉरल बन जाता है, ठीक है। बट वही चीज मॉरल बन जाती है जब आप फौज में जाते हैं, ठीक है। और नॉन मॉरल, नॉन मॉरल कौन सी चीज है? नॉन मॉरल है कोई चीज जब आपके पास उसका कोई ऑप्शन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखेंगे कि आपके घर में चोर घुसे, ठीक है, और वो आपके परिवार को मारने जा रहे थे, ठीक है। अब आपके पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आप उनको मार देते, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जहां पर कोई ऑप्शन नहीं है वो नॉन मॉरल हो जाता है। तो अब आप ये चीज समझिए थोड़ा सा कि कोई चीज अपने सर्कमस्टांसेस, इंटेंशन पे बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इंटेंशन क्या थी? आप लेट्स सपोज किसी की मदद कर रहे हैं, उसके घर में जाके आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बट आप ये देखना चाहते हैं कि उसका घर बना कहां से, उसका दरवाजा कहां है। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन है रात में जाके उसके घर में चोरी करेंगे। तो वही एक्ट, किसी के घर में जाके उसकी मदद करना, इमॉरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन गलत थी और वहां पर आपकी सच में इंटेंशन ये थी कि आप जाके मदद करना चाहते हैं, तो आप किसी के घर में जा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम है। किसी कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो घर में अकेला रहता है, तो आप उनके घर में जाके उनकी हेल्प करते हैं, अच्छी बात है। बट आप अगर ये देखने जा गए हैं कि इनके घर में घुसा कहां से जाता है और किस तरह से मैं चोरी करूं, क्या क्या सामान है जो इनके घर में रखा हुआ है, तो वही एक्ट आपके इंटेंशन से इमॉरल बन गया। दोस्तों, हम इस
पूरे कंसेप्ट को फिर से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको जो आज जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे जो थ्योरीज के, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स हैं, वो कैसे होते हैं और किस तरह से होते हैं, और उनसे हम किस तरह के सवाल हल कर सकते हैं और किस तरह से हम एथिक्स को समझने में हमारे लिए वो हेल्प करेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो और देखिए, वो इसी का एक्सटेंशन है। जहां पर आज हमारी चर्चा खत्म हुई है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। मैं जरा सा देखूं। स्टॉप नहीं किया क्या आपने? नहीं, अभी हुआ नहीं, हो नहीं रहा।